अध्याय 351 अभिशाप के विरुद्ध अभिशाप। प्रेत कोहरे गोस्ट फॉग का दायरा मेरी कल्पना से कहीं अधिक विस्तृत था। बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि इसने केवल एक होटल को ढक रखा है, लेकिन इसके भीतर कदम रखते ही ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं कोहरे की एक अलग ही दुनिया में आ गया हूँ, जहाँ दूरी का कोई अर्थ नहीं रह गया था। रोहित ने अपनी गोस्ट आई खोली और अपना गोस्ट डोमेन फैलाया। उसे कोहरे के भीतर चलते हुए 5 मिनट बीत चुके थे। सामान्य परिस्थितियों में अब तक उसे सीजर ग्रैंड होटल के भीतर होना चाहिए था, लेकिन इस समय वह अभी भी सड़क पर ही था और होटल की कोई परछाई तक नजर नहीं आ रही थी। प्रेत कोहरे के भीतर का स्थान कई गुना बढ़ गया प्रतीत होता था। हालांकि रोहित को इस बात की चिंता नहीं थी, उसकी मुख्य चिंता उस भूत को लेकर थी जो इस कोहरे के भीतर छिपा था। जब से उसने इस कोहरे में प्रवेश किया था, उसे मन सा एहसास हो रहा था कि इस घने मटमैले कोहरे में कोई उसका पीछा कर रहा है। कभी कभी कोहरा इस तरह सघन हो जाता था जैसे कोई आकृति पास खड़ी उसे देख रही हो, और कभी कभी पीछे से कदमों की हल्की आहट सुनाई देती थी। ये बारीक आवाजें इस बात का प्रमाण थीं कि इस घने कोहरे में वास्तव में कुछ तो था। सौभाग्य से इस भूत का आतंक स्तर टेरर लेवल अधिक नहीं लग रहा था और इसने रोहित के गोस्ट डोमेन में घुसपैठ नहीं की थी, इसलिए वह अब तक सुरक्षित था। हम पहुंच गए। लगभग 10 मिनट की मशक्कत के बाद रोहित आखिरकार कोहरे को पार कर सीजर ग्रैंड होटल के सामने खड़ा था। ये यात्रा उम्मीद से अधिक सुगम रही। होटल बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा उसने पिछले दिन देखा था। ये सामान्य लग रहा था, लेकिन इसके हर कोने से एक अजीब सी सिहरन पैदा हो रही थी। इस बार रोहित का उद्देश्य लोगों को ढूंढना या भूतों को कैद करना नहीं था। उसका लक्ष्य होटल के संभावित खतरों को कम करना था ताकि उसके अगले कदम आसान हो सकें। अगर वह पिछली बार की तरह सीधे अंदर घुस जाता तो भले ही वह खुद को बचा लेता, लेकिन कपिल और माइकी निश्चित रूप से मारे जाते। रोहित भले ही उनके जीवन और मृत्यु के प्रति उदासीन था, लेकिन व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाए तो किसी भी घोस्ट कंट्रोलर की मृत्यु एक अच्छी बात नहीं थी। रोहित होटल की लॉबी में दाखिल हुआ और उसने टाइल वाले फर्श पर कई पैरों के निशान देखे, जैसे कोई बार बार होटल के अंदर बाहर आ जा रहा हो। ये निशान आकार में भिन्न थे, लेकिन उनकी बनावट एक जैसी थी, सूखे, काले और उनमें से सड़न की हल्की दुर्गंध आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे निशान सड़ी हुई लाशों के तरल पदार्थ में भीगे हुए जूतों से बने हों। क्या ये दूसरी मंजिल वाले भूत के निशान हैं? रोहित ने दूसरी मंजिल की ओर देखा। गहरी गैलरी अंधेरे में डूबी थी, कहीं कोई रोशनी नहीं थी। फिर भी अजीब बात यह थी कि दूसरी मंजिल का दरवाज़ा चौड़ा खुला था, जैसे हाल ही में कोई सीढ़ियों से ऊपर गया हो। दूसरी मंजिल पर भूत हैं, जबकि सागर और अनिकेत चौथी मंजिल पर लापता हुए थे, जो और भी खतरनाक है। वर्तमान जानकारी के अनुसार होटल की पहली मंजिल फिलहाल सुरक्षित है, लेकिन चूंकि दूसरी मंजिल का भूत सक्रिय है, वह किसी भी समय नीचे आ सकता है। रोहित तुरंत आगे बढ़ा। वह होटल के सर्विलांस रूम निगरानी कक्ष की ओर जा रहा था, जिसके बारे में उसने पिछली रात जानकारी जुटाई थी। उसके दिमाग में होटल के लेआउट का स्पष्ट नक्शा था। रोहित लॉबी से होकर गुजरा और पूरे रास्ते बेहद सतर्क रहा। उसने देखा कि होटल के अंदर जाने पर बाहरी कोहरे का प्रभाव कम हो गया था। यह अच्छी खबर नहीं थी, बल्कि खतरे का संकेत था। कोहरे का होटल के भीतर प्रवेश न कर पाना यह दर्शाता था कि अंदर कोई और भी अधिक भयानक चीज़ है जो इस कोहरे पर प्रतिबंध लगा रही थी। यही वह जगह होनी चाहिए। रोहित गलियारों से नहीं गया, इसके बजाय उसने अपने गोस्ट डोमेन की शक्ति का उपयोग करके सीधे दीवारों के आर पार होकर उस कमरे तक पहुंच बनाई जहां ताला लगा था। ये होटल का सर्विलांस रूम था। यहाँ ब्रॉडकास्टिंग प्रसारण उपकरण भी थे जो पूरे होटल में घोषणाएं भेज सकते थे। वह अपने फ़ोन से एक ऑडियो फाइल अपलोड करके पूरे होटल में बजाना चाहता था। इस ऑडियो फाइल में उस डोर नॉकिंग घोस्ट, दरवाज़ा खटखटाने वाला भूत की आवाज़ थी जिसे रोहित ने हमेशा अपने पास सहेज कर रखा था। इंटरनेट पर शायद यह एकमात्र बचा हुआ रिकॉर्डिंग था। इस रिकॉर्डिंग में उस भूत को बुलाने की भयानक क्षमता थी, और जो कोई भी इस खटखटाने की आवाज़ को सुनता, वह भूत उसे ढूंढते हुए पहुंच जाता। इस स्थिति में होटल की धीरे धीरे जांच करने की ज़रूरत नहीं है। होटल के पीए सिस्टम पास सिस्टम के जरिए इस आवाज़ को फैलाकर मैं उस भूत को होटल के भीतर के खतरों से निपटने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं ये भी देखने को उत्सुक हूँ कि जब कोई दूसरा भूत इस आवाज़ को सुनता है तो क्या परिणाम इंसानों जैसा ही होता है। जहाँ तक अनिकेत और सागर की बात थी, रोहित ने उन्हें बचाने की उम्मीद छोड़ दी थी क्योंकि इसकी कीमत बहुत अधिक थी और वह ये सुनिश्चित नहीं कर सकता था कि वे अब तक घोस्ट स्लेव्स बन चुके हैं या नहीं। ऑडियो फाइल सफलतापूर्वक अपलोड हो गई। रोहित ने प्रसारण का समय निर्धारित किया। उसने इसे आधे घंटे के लिए सेट किया ताकि वह भूत जल्द से जल्द वहां खींचा चला आए। सब कुछ सेट करने के बाद रोहित ने प्ले बटन दबाया और पीछे मुड़े बिना तेजी से होटल से बाहर निकल गया। सस्टिल्ड। जैसे ही वह बाहर निकल रहा था, होटल के स्पीकरों से पहले बिजली का शोर गूंजा और फिर एक भारी
डरावनी खटखटाने की आवाज़ आने लगी, थप 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 थप। डोर नॉकिंग घोस्ट का अभिशाप फैलना शुरू हो गया था। होटल पहले से ही सील था, इसलिए रोहित को निर्दोष लोगों की चिंता नहीं थी। अंदर जो कोई भी था वह या तो याददाश्त बदलने वाले भूत का गुलाम था या फिर स्वयं एक भूत। घोस्ट डोमेन का उपयोग करके वह कुछ ही सेकंड में होटल से बाहर आ गया और फिर से प्रेत कोहरे में घिर गया। कोहरे ने बाहर की सारी आवाज़ों को काट दिया था, इसलिए उसे वह प्रसारण सुनाई नहीं दे रहा था। इस कोहरे की वजह से खटखटाने की आवाज़ बाहर नहीं फैल पाएगी। रोहित ने कुछ देर कोहरे में खड़े होकर सुना और संतुष्ट होने के बाद आगे बढ़ा। तभी उसे सामने कोहरे में फिर से एक आकृति दिखी। क्या ये भूतिया चीज़ें हर जगह मौजूद हैं? अभी यह कोहरा मेरे लिए अच्छा है क्योंकि यह होटल को ढके हुए है। एक बार यह मामला सुलझ जाए फिर कोहरे को हटाने के बारे में सोचूंगा। रोहित ने फिर से अपने डोमेन का उपयोग किया और तेजी से कोहरे को पार कर गया। यदि उसके पास घोस्ट डोमेन न होता तो दो भूतों को नियंत्रित करने वाला कोई माहिर भी यहाँ रास्ता भटक जाता। जल्द ही रोहित कोहरे से बाहर निकल आया और सीधा होटल से दूर चला गया। अध्याय 352 संकट में कमी। रोहित, वो घोस्ट आई वाला वाकई बहुत हिम्मत वाला है। उसने अकेले ही इतनी जटिल अलौकिक घटना में कदम रखने का साहस किया, और वो भी एक बार नहीं बल्कि 2 बार। अगर मैं होता तो अब तक मारा गया होता। इस तरह बेखौफ होकर अंदर बाहर आना किसी साधारण ओझा के बस की बात नहीं है। प्रेत कोहरे गोस्ट फॉग के दायरे से बाहर दूसरी सुरक्षा रेखा के पास माइकी सड़क किनारे बैठकर अभी अभी बनाए हुए इंस्टेंट नूडल्स खाते हुए बोल रहा था। ओए बच्चे, क्या तुझे पता है कि रोहित अकेले अंदर क्या करने गया है? वो निश्चित रूप से भूत को पकड़ने नहीं गया है, वरना वो हमें पीछे नहीं छोड़ता। उसने कहा कि उसे कुछ तैयारी करनी है। क्या ऐसा हो सकता है कि वो अंदर वाली चीज से बातचीत करके कोई सौदा करने की योजना बना रहा हो? तुम किसे बच्चा कह रहे हो? तुम्हारा पूरा खानदान बच्चों से भरा होगा। माइकी की बात सुनकर कपिल ने पलटकर गाली देते हुए कहा, तुम्हारी जुबान जितनी गंदी है, अगर कोई खतरा आया तो निश्चित रूप से सबसे पहले तुम ही मरोगे। माइकी मुस्कुराया, मैं पहले मरूंगा या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन तुझ जैसे छोटे चूहे से ज्यादा जरूर जीऊंगा। तू वाकई बदकिस्मत है, इतनी कम उम्र में घोस्ट चार्मक बन गया। अब तेरी जवानी तो गई, क्या पता किसी दिन अचानक जान से हाथ धो बैठे। अरविंद वाकई तुझे जेड शहर भेजने के लिए तैयार हो गया। अपने काम से काम रखो, कपिल फुसफुसाया। बात करते हुए भी माइकी की नज़र लगातार कोहरे पर टिकी थी। उसे डर भी था और उम्मीद भी कि रोहित वापस आएगा या नहीं। अगर रोहित मर जाता तो वह और टैमनी बिना किसी पछतावे के यहाँ से भाग सकते थे। लेकिन अगर रोहित सुरक्षित बाहर आ गया तो भले ही अंदर खतरा हो, रोहित के नेतृत्व में वे सुरक्षित रह सकते थे। वो बाहर आ रहा है। तभी वहां तैनात गार्ड ने चिल्लाकर बताया। रोहित कोहरे से बाहर निकल रहा था। उसका चेहरा शांत था। तुम इतनी जल्दी अंदर का चक्कर लगा आए? माइकी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उस घने कोहरे को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि कोई इतनी आसानी से वापस आ पाएगा। तो क्या तुमने उसे संभाल लिया? कपिल दौड़कर उसके पास गया। इतना आसान नहीं है, मैंने बस अंदर कुछ छोटे बदलाव किए हैं। अब इंतजार का समय है। अगर सब ठीक रहा तो दोपहर तक नतीजे दिख जाएंगे। तैयार रहो। अगर मेरी तैयारी काम कर गई तो हमें तुरंत कार्रवाई करनी होगी, रोहित ने माइकी और टैमनी की ओर देखते हुए कहा। उसे खुशी थी कि ये दोनों भागे नहीं। चलो आराम करने के लिए कोई ऊंची जगह ढूंढते हैं जहां से निगरानी करना भी आसान होगा, रोहित ने समय देखते हुए कहा। उसने आसपास की एक इमारत की छत पर जाने का फैसला किया। जब वे इंतजार कर रहे थे, होटल के अंदर अप्रत्याशित बदलाव शुरू हो चुके थे। थप 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 टिल्ड। रोहित द्वारा सेट की गई ऑडियो फाइल के अनुसार वह डरावनी खटखटाने की आवाज़ लाउडस्पीकरों के जरिए पूरे होटल में गूंजने लगी। अगर कोहरे ने आवाज़ को न रोका होता तो यह बाहर तक सुनाई देती। होटल की पहली मंजिल पर कुछ नहीं हुआ, लेकिन दूसरी मंजिल के उस रेस्टोरेंट में जहां रोहित पर हमला हुआ था, कुछ मेजों पर कई लाशें अकड़ी हुई बैठी थीं। वे किसी भूत द्वारा नहीं मारी गई थीं, बल्कि याददाश्त बदल जाने के कारण खाना पीना भूल जाने से भूख प्यास से मर गई थीं। उनकी यादें इस कदर बदल दी गई थीं कि वे हिल भी नहीं पा रहे थे। थप 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 टिल्ड। अचानक उस रेस्टोरेंट में खटखटाने की आवाज़ गूंजी। एक अजीब नज़ारा दिखा। जो लाशें कुर्सियों पर अकड़ी हुई बैठी थीं, वे सब एक साथ फर्श पर गिर पड़ीं। उनकी वह कृत्रिम मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। अगर याददाश्त बदलने वाला भूत एक अभिशाप है तो डोर नॉकिंग घोस्ट की आवाज़ उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर अभिशाप है। उस आवाज़ ने पुराने अभिशाप को मिटा दिया और लाशें अपनी सामान्य अवस्था में आ गईं। हालांकि उन मृतकों के लिए यह आज़ादी बहुत देर से आई थी, लेकिन रोहित के लिए इसने कई संभावित खतरों को खत्म कर दिया। आवाज़ फैलती रही।
दूसरी मंजिल की रसोई का दरवाज़ा, जो बंद था, अचानक एक धमाके के साथ खुल गया। अंधेरे में डूबे उस दरवाजे के पीछे एक विशाल आकृति खड़ी थी। उसके हाथ में एक अजीब सा, जंग लगा हुआ और खांचों वाला कसाई का चाकू किचन नाइफ था। वह भारी कदमों से बाहर निकला। हर कदम के साथ फर्श पर खून जैसे चिपचिपे और सड़न भरे पदचिन्ह बन रहे थे। चौथी मंजिल पर भी अभिशाप पहुंच चुका था। थप 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 टिल्ड। गलियारे की गहराई में यह आवाज़ गूंजी। शुरुआत में यहाँ कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही आवाज़ एक खास हिस्से में पहुंची, सब कुछ बदल गया। चौथी मंजिल के एक कमरे के अंदर टीवी कैबिनेट पर एक पुरानी लकड़ी की स्पिरिट टैबलेट रखी थी, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय घोस्ट हंटर सागर की ब्लैक एंड व्हाइट फोटो लगी थी। जैसे ही खटखटाने की आवाज़ कमरे में पहुंची, वो फोटो वाली टैबलेट फर्श पर गिर गई। कमरे में काफ़ी समय से घुटनों के बल बैठा एक व्यक्ति झटके से ऊपर उठा। उसका चेहरा सदमे में था। कमरा नंबर 13 और उसके सामने वाले कमरा नंबर 31 के दरवाजे, जो हमेशा बंद रहते थे, अचानक खुल गए। अंदर की रोशनी अंधेरे गलियारे में फैल गई। लेकिन यह ज्यादा देर नहीं चला और दोनों दरवाजे फिर से तेजी से बंद हो गए। अभिशाप लगातार फैल रहा था। अनगिनत खतरों से भरे इस होटल के लिए यह कहना मुश्किल था कि क्या रोहित की योजना के अनुसार यह संकट कम होगा या और बढ़ेगा। अध्याय 353। 3 इक्के नहीं है। सीजर ग्रैंड होटल के पास एक आवासीय इमारत की छत पर रोहित, माइकी और कपिल इंतजार के दौरान समय बिताने के लिए ताश लैंडलॉर्ड खेल रहे थे। कपिल ने माइकी को घूरते हुए कहा, 3 इक्के भी नहीं काट सकते। तुम्हारे हाथ में क्या कचरा पत्ते आए हैं? तुम अपने काम से काम रखो। अगर नहीं काट सकता तो नहीं काट सकता। मैं क्या करूं? माइकी ने चिढ़ते हुए कहा। किसी काम के नहीं हो, बस बड़े हो गए हो, कपिल ने तिरस्कार से कहा और फिर 2 अट्ठियां फेंक दी। रोहित ने शांति से कहा, 2 नहले। पास। जमीन पर उखड़ू बैठे माइकी ने हाथ हिलाते हुए कहा, हे, क्या हमारा इस तरह बेफिक्र रहना ठीक है? वहाँ कोहरा बड़ा होता जा रहा है और हमारी तरफ फैल रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो हमें दूसरी सुरक्षा रेखा भी खाली करनी पड़ेगी। वह होटल अभी हमारे लिए एक जाल है, जो अंदर जाएगा वो मरेगा। मैं तुम नौसिखियों के साथ वहाँ घुसने जितना बेवकूफ़ नहीं हूँ। अनिकेत शायद पहले ही खत्म हो चुका है और सागर से संपर्क टूट गया है। इन परिस्थितियों में केवल होटल के खतरे का स्तर कम होने का इंतज़ार करना ही सही है, रोहित ने गंभीरता से कहा। बस थोड़ा और इंतज़ार करते हैं, मुझे विश्वास है कि जल्द ही नतीजे मिलेंगे। 2 बादशाह। कपिल, जो रोहित की बात नहीं सुन रहा था, अपने पत्तों पर ध्यान दे रहा था। उसे अलौकिक घटना से ज्यादा खेल जीतने की चिंता थी। बम, रोहित ने घोषणा की। धत्तेरी, तुम्हें खेलना आता भी है। मैंने 2 बादशाह डाले और तुमने सीधे बम फेंक दिया। कपिल चिल्लाया। रोहित ने कहा, एक सीधा स्ट्रेट तिग्गी के साथ एक चौका, बस खत्म। रुको रुको, ये तो धोखाधड़ी है। ऐसे कौन खेलता है? कपिल गुस्से में बोला। रोहित ने उत्तर दिया, तुम मेरे हाथ नहीं काट सकते, खुद देख लो। माइकी के चेहरे पर हताशा साफ थी। उसने अपने पत्ते फेंक दिए। अच्छा है कि हम पैसे पर नहीं खेल रहे, वरना मैं तो पक्का दिवालिया हो जाता। कपिल ने अपने पत्ते देखे और लगभग उछल पड़ा। एक पत्ता भी नहीं ले पाए। क्या फायदा तुम्हारा, बिल्कुल गड्ढे हो। होटल की तरफ देखो, वहां अंधेरा हो रहा है। अचानक कोई चिल्लाया। उसी समय उनके पास बैठी टैमिनी ने इंटरकॉम उठाया और समूह को जानकारी दी। अंधेरा हो रहा है। माइकी ने हैरान होकर होटल की ओर देखा। जब कोई नहीं देख रहा था, होटल को घेरे हुए धुंध काली पड़ने लगी थी। नहीं, कोहरा काला नहीं हो रहा था, बल्कि उसके आसपास का वातावरण काला पड़ रहा था, जैसे होटल के आसपास के इलाके में अचानक रात हो गई हो। सब कुछ नजरों से ओझल हो रहा था। वह काली रात सब कुछ निगल लेने को तैयार लग रही थी। हे भगवान, सच में अंधेरा हो रहा है। अब कौन सी भूतिया चीज बाहर आ रही है? ये होटल बहुत डरावना है, कपिल ने झटके में कहा। यह अजीब बदलाव यहाँ तक कि एक घोस्ट डोमेन कंट्रोलर के लिए भी बहुत मायने रखता था, भले ही वह 10 साल का बच्चा ही क्यों न हो। रोहित ने अपनी आंखें सिकुड़ी। क्या वह आ गया? डोर नॉकिंग घोस्ट। आधे घंटे तक लगातार प्रसारण, होटल में हर किसी द्वारा सुनी गई खटखटाने की आवाज़, फैलता हुआ अभिशाप। ऐसा कोई कारण नहीं था कि डोर नॉकिंग घोस्ट यहाँ न आए। रोहित को बस इस बात पर आश्चर्य था कि वह भूत जेड शहर के इस होटल तक इतनी जल्दी कैसे पहुंचा। क्या वह डोमेन के जरिए यात्रा कर रहा था या सिर्फ अभिशाप का पीछा करते हुए प्रकट हुआ था? तैयार हो जाओ, हम तुरंत होटल के अंदर जा रहे हैं। रोहित खड़ा हो गया, अपना शरीर ताना और गंभीर भाव से कहा। लेकिन क्या अब अंदर जाना और भी खतरनाक नहीं होगा? माइकी घबरा कर बोला। नहीं, अब सबसे सुरक्षित समय है। रोहित ने उस गायब होते हुए क्षेत्र को देखते हुए कहा, मैंने एक भूत को बुलाया है। वह भूत वहां के ज्यादातर खतरों को अपने साथ अपने डोमेन में ले जाएगा। भले ही जगह वही हो, लेकिन वह वास्तव में एक अलग स्थान, स्पेस में होगी।
अभी के लिए तुम इसे इसी तरह समझ सकते हो। समय बर्बाद मत करो, ये हमारा आखिरी मौका है। हमें फुर्ती दिखानी होगी। घोस्ट डोर नॉकर का डोमेन गतिशील है। जैसे ही वह यहाँ से गुजरेगा, होटल फिर से दिखाई देने लगेगा और उस समय उसका खतरा बहुत कम होगा। किसने सोचा था कि फ़ोन में रिकॉर्ड किया गया वह अभिशाप बाद में इतना काम आएगा। रोहित तेजी से मुड़ा और ज़रूरी सामान लेने के लिए नीचे चला गया। 15 मिनट बाद रोहित और उसका समूह फिर से पहली सुरक्षा रेखा के पास खड़े थे। चमत्कारी रूप से वह घना कोहरा रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। होटल फिर से उनकी आंखों के सामने था। रोहित का अंदाज़ा सही था, डोर नॉकिंग घोस्ट अपने साथ कोहरे और होटल के भीतर के कुछ खतरों को अपने डोमेन में समेटकर आगे बढ़ चुका था। फिर भी हम ये गारंटी नहीं दे सकते कि होटल पूरी तरह सुरक्षित है। कुछ ऐसे भूत भी हो सकते हैं जिन्हें डोमेन ने नहीं लिया, और वे भूत बहुत ऊंचे आतंक स्तर टेरर लेवल के होंगे। रोहित ने अपनी सावधानी कम नहीं की। बस ऐसे ही अंदर चलें। रोहित को बिना झिझक होटल की ओर बढ़ते देख माइकी दंग रह गया। रोहित ने कठोर चेहरे के साथ पीछे मुड़कर देखा। तुम बहुत बातें करते हो। अगर नहीं आना चाहते तो बाहर इंतजार करो। सच कहूं तो मैंने अभी तक तुम पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया है। अगर तुमने घटना के दौरान मेरे काम में बाधा डाली तो मैं पहले तुमसे निपटूंगा। माइकी की गर्दन डर के मारे सिकुड़ गई। रोहित के सामने वह बिल्ली के सामने चूहे जैसा था। उसे पता था कि यह आदमी उसे मारने से पहले दोबारा सोचेगा भी नहीं। जल्द ही रोहित तीसरी बार सीज़र होटल की लॉबी में पहुंचा। सब कुछ सामान्य दिख रहा था। टैमनी, आवाज़ लगाओ, मुझे ये पता लगाने में मदद करो कि पिंकू कहाँ है, रोहित ने कहा। उसने कमरा नंबर 13 या 31 को खुद ढूंढने का जोखिम नहीं लिया। वह टैमनी की शक्ति का उपयोग करके सीधे सटीक स्थान जानना चाहता था। टैमनी के पास कोई विकल्प नहीं था। हालांकि वह बोल नहीं पाती थी, लेकिन वह मूक नहीं थी। उसकी आवाज़ एक भूत थी। उसके द्वारा बोले गए हर शब्द में अलौकिक शक्ति थी। यदि वह कह दे कि कोई मरेगा तो वह मर जाएगा। इसलिए वह आमतौर पर मूक बनी रहती थी। पिंकू, तुम कहाँ हो? टैमनी ने ये शब्द कहे। उसकी आवाज़ वर्णनातीत थी, जैसे कोई दुष्ट आत्मा फुसफुसा रही हो। यह आवाज़ एक निश्चित दिशा में लहरों की तरह फैल गई। पिंकू, तुम कहाँ हो? यह आवाज़ पहली मंजिल की दीवारों और कमरों के आर पार होकर गुजरी। 1 मिनट से भी कम समय में उसने पूरी मंजिल का चक्कर लगा लिया। पहली मंजिल पर पिंकू नहीं है, टैमनी ने अपने वॉइस प्लेयर के जरिए पीले पड़े चेहरे के साथ कहा। रोहित ने कहा, दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल की जांच करो। नीचे से ऊपर की ओर बढ़ो। डरो मत, इस काम के बाद मैं तुम्हें इनाम दूंगा। मेरे पास अरूप गुप्ता की ओर से एक दूसरे ईविल घोस्ट को नियंत्रित करने का कोटा है। अगर तुम सफल रही तो मैं तुम्हें वह दिलाने पर विचार कर सकता हूँ। दूसरी आत्मा को नियंत्रित करने का कोटा। ये सुनकर टैमनी की आंखों में चमक आ गई। वह अपनी वर्तमान आत्मा की वजह से मरने की कगार पर थी, और जीवित रहने के लिए उसे दूसरी आत्मा को नियंत्रित करना ही था। अरूप गुप्ता का कोटा बहुत कीमती था, जो आमतौर पर केवल बड़े अंतर्राष्ट्रीय अधिकारियों को मिलता था। अजीब आवाज़ फैलती रही और दूसरी मंजिल तक पहुंची। आवाज़ रसोई और डाइनिंग रूम में गई। कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। डाइनिंग टेबल के नीचे केवल सामान्य लाशें पड़ी थीं। तभी आवाज़ रसोई के अंदर गई। रसोई का दरवाज़ा खुला था और अंदर घना अंधेरा था। वहां से भी कोई जवाब नहीं आया। लेकिन उस अंधेरे के बीच रसोई से काले पदचिन्ह बाहर निकल रहे थे, जो तीसरी मंजिल की सीढ़ियों की ओर जाकर गायब हो रहे थे। दूसरी मंजिल पर भी कुछ नहीं है, न पिंकू और न ही कुछ और, टैमनी ने तनावपूर्ण शरीर के साथ कहा। रोहित की आंखें सिकुड़ गईं। ये नतीजा उसके लिए अप्रत्याशित था। उसे यकीन था कि दूसरी मंजिल पर एक बहुत खतरनाक भूत है। कुछ भी नहीं, यह असंभव है। वह भूत कहाँ गया? कपिल की आंखों में आतंक था। पिछली बार मैंने रोहित के साथ यहाँ मौत देखी थी। मैंने देखा था कि हमारी लाशें टुकड़ों में कटी हुई डाइनिंग टेबल पर रखी थीं। हम बुरी तरह मर चुके थे। ये सुनकर माइकी कांप उठा। सच में? तुमने अपनी और रोहित की मौत देखी थी? कपिल ने डरते हुए सिर हिलाया। उसे भविष्य देखने की शक्ति थी और उसने अपनी मौत देखी थी। रोहित ने शांति से कहा, बच्चे, बकवास मत करो। जो भविष्य तुम देखते हो वह केवल सबसे खराब स्थिति है। चूंकि उसे देखा जा सकता है, इसलिए उसे टाला भी जा सकता है। अगर मुझे पता है कि 3 कदम आगे गड्ढा है, तो क्या मैं फिर भी उसमें गिरूंगा? तुम्हारी शक्ति बीमा इंश्योरेंस की तरह है। तुम्हारे होने से मौत की संभावना सबसे कम हो जाती है, इसलिए मौत देखने की चिंता मत करो। ओह, ये सुनने में सही लगता है, कपिल ने राहत महसूस करते हुए कहा। अध्याय 354, अस्तित्वहीन मार्ग। पिंकू, तुम कहाँ हो? टैमनी द्वारा निकाली गई वह डरावनी आवाज़ होटल के भीतर किसी अदृश्य साए की तरह भटक रही थी, जैसे कोई रूह लगातार विभिन्न मंजिलों के चक्कर लगा रही हो, अपने लक्ष्य की तलाश में।
उसने पहली और दूसरी मंजिल की तलाशी पूरी कर ली थी। सब कुछ साफ था, वहां कुछ नहीं मिला। उसका सामना किसी भूत से भी नहीं हुआ। माइकी के अनुसार जैसे ही टैमनी की आवाज़ का सामना किसी भूत से होता, वहां निश्चित रूप से एक टकराव, एक हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस पैदा होता। इस पद्धति से यह निर्धारित किया जा सकता था कि कौन से क्षेत्र खतरनाक हैं, जिससे टीम आगे बढ़ते समय खतरे से बच सके। वास्तव में उसकी वजह से ही माइकी और अनिकेत अब तक जीवित रह पाए थे। बेशक इसके बदले में उन्हें टैमनी की सुरक्षा करनी थी ताकि वह किसी भयानक भूत का शिकार न बन जाए। अंततः उसकी आवाज़ तीसरी मंजिल को पार कर चौथी मंजिल पर पहुंच गई। चौथी मंजिल वही जगह थी जहां अनिकेत और सागर से संपर्क टूटा था। उनसे पहले सुनीता की तरह उनका भाग्य भी अज्ञात था, इसलिए यह मंजिल सबसे रहस्यमयी थी। रोहित को जो बात सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी वह ये थी कि होटल के आधिकारिक नक्शे में कमरा नंबर 13 या 31 जैसा कुछ था ही नहीं। यह उसके मन में एक बड़ा संदेह था। आवाज़ एक कमरे में दाखिल हुई, पिंकू को ढूंढते हुए। कोई जवाब नहीं मिला और चक्कर लगाने के बाद आवाज़ बाहर निकल गई। लेकिन जैसे ही आवाज़ गई, उस कमरे का दरवाज़ा एक झिर्री जितना खुला। अंधेरे के बीच से एक आंख बाहर झांकने लगी, बाहर का मुआयना करते हुए। धपाक! कुछ ही देर बाद दरवाज़ा जोर से बंद हो गया और अंदर फिर से सन्नाटा छा गया। आवाज़ चौथी मंजिल की गहराइयों में जाती रही, हर कमरे की सावधानी से जांच करते हुए। अंत में न जाने कितने कमरों को टटोलने के बाद वह एक ऐसे क्षेत्र में पहुंची जहां पहले कोई नहीं गया था। यह क्षेत्र बहुत अजीब था, एक अतिरिक्त गलियारा और ऐसे कमरे जिनके नंबर होटल के बाकी कमरों से बिल्कुल अलग शैली के थे। जैसे ही टैमनी की आवाज़ वहां पहुंची, वह कमरा नंबर 13 में दाखिल हुई। वहां से प्रतिक्रिया मिली, पिंकू तुम कहाँ हो? आवाज़ गूंजी। उस घुप अंधेरे कमरे के भीतर से एक और आवाज़ आई, अकड़ी हुई, जैसे उसे नियंत्रित किया जा रहा हो, यांत्रिक तरीके से उत्तर देते हुए, मैं यहाँ हूँ। जवाब मिलते ही तलाश करने वाली आवाज़ तुरंत रुक गई और तेजी से पीछे हटने लगी। टैमनी केवल पिंकू का ठिकाना ढूंढ रही थी, उसे मारना या नुकसान पहुंचाना उसका मकसद नहीं था, इसलिए इतना काफ़ी था। लेकिन जैसे ही आवाज़ पीछे हट रही थी, उस अजीब गलियारे के प्रवेश द्वार पर एक लंबी काली आकृति प्रकट हुई। वह पत्थर की तरह स्थिर खड़ी थी, जैसे आवाज़ के वापस जाने का रास्ता रोक रही हो। मिल गया, चौथी मंजिल के एक कमरे में। हालांकि मैं कमरे का नंबर नहीं देख सकती, लेकिन अगर मैं पीछे चलूं तो मैं आपको सटीक जगह तक ले जा सकती हूं। टैमनी ने अपने फ़ोन पर टाइप करके लॉबी में खड़े समूह को दिखाया। उसके चेहरे पर थोड़ी राहत के भाव थे। चौथी मंजिल, ठीक है, चलो कार्रवाई शुरू करते हैं। रोहित ने सिर हिलाया। आखिरकार थोड़ी प्रगति हुई थी। हालांकि जैसे ही वे निकलने वाले थे, टैमनी का चेहरा अचानक पीला पड़ गया और वह बेकाबू होकर कांपने लगी। नहीं, ये ठीक नहीं है। मेरी आवाज़ का सामना चौथी मंजिल पर एक और भूत से हुआ है। उसने कांपते हाथों से फ़ोन पर टाइप किया। चौथी मंजिल पर एक और भूत। रोहित के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। वह जानता था कि यह ऑपरेशन इतना आसान नहीं होगा। अगर डोर नॉकिंग घोस्ट का डोमेन कुछ खतरों को अपने साथ न ले गया होता तो यहाँ और भी ज़्यादा भूत हो सकते थे। लेकिन चौथी मंजिल पर खतरे की उम्मीद उसे पहले से थी। भूत हो या न हो, हमें चौथी मंजिल पर जाना ही होगा। स्थिति कभी भी बिगड़ सकती है, इसलिए हमें तेजी से आगे बढ़ना होगा। मेरे पीछे आओ, मैं नेतृत्व करूंगा। कपिल, मेरे ठीक पीछे रहो। माइकी, तुम पीछे से मोर्चा संभालो। रोहित तुरंत हरकत में आ गया। भले ही कुछ खतरा टल गया था, लेकिन भूतों को मारा नहीं जा सकता, इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि वे वापस होटल में नहीं लौटेंगे। वे सीढ़ियों के रास्ते चौथी मंजिल तक पहुंचे। चौथी मंजिल की सीढ़ियों के मुहाने पर खड़े होते ही सबको एक भारी दबाव महसूस हुआ। सामने के घुप अंधेरे गलियारे को देखकर माइकी कांपने लगा। मैं आगे चलता हूँ, टैमनी तुम दिशा बताओ। रोहित ने अपने उपकरणों की जांच की और अपनी घोस्ट आई खोल दी। घोस्ट आई के साथ अंधेरा अब बाधा नहीं था। उसके दिमाग में लाल रोशनी से नहाई हुई एक दुनिया उभर आई। सुरक्षा के लिए रोहित ने सबको अपने घोस्ट डोमेन से ढक लिया। सीधे आगे चलते रहो, टैमनी ने संकेत दिया। रोहित एक एक कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ा। उसने टेलीपोर्ट न करने का फैसला किया ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपट सके। बाएं मुड़ो, टैमनी ने इशारा किया। रोहित पहले कमरे के पास से गुजरा जिस पर नंबर 001 लिखा था। कुछ गड़बड़ है, वह ठिठक गया। उसने घोस्ट कैबिनेट से मिला कमरा नंबर निकाला। उसने देखा कि कमरे की नेम प्लेट की शैली होटल के बाकी कमरों से बिल्कुल अलग थी। ये निश्चित रूप से सीजर होटल का कमरा नंबर नहीं है। रोहित का दिल बैठ गया। क्या घोस्ट कैबिनेट का संदेश गलत था? लेकिन टैमनी की आवाज़ उन्हें यहाँ पिंकू को ढूंढने ही लाई थी। यह महज इत्तेफाक नहीं हो सकता था। दाएं मुड़ो, चलते रहो, टैमनी ने फिर इशारा किया। हालांकि जब रोहित दाएं मुड़ा तो वह रुक गया।
मुड़ने के बाद आगे कोई रास्ता नहीं था, केवल वेंटिलेशन के लिए एक खिड़की थी और बगल में कोई कमरा नहीं था। क्या तुमसे गलती हुई है? रोहित ने पीछे मुड़कर देखा। टैमनी हक्का बक्का रह गई। उसे पूरा यकीन था कि आवाज़ सीधे आगे गई थी। उसने टाइप किया, मुझसे गलती नहीं हुई, इसे यहीं होना चाहिए। थोड़ा और आगे चलिए, आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां वह आकृति खड़ी थी। रोहित को समझ आया कि रास्ता न दिखने की एकमात्र वजह यह थी कि वे अभी उसके घोस्ट डोमेन के भीतर थे। वह क्षेत्र जरूर एक विशेष स्थान, स्पेशल स्पेस था जहां केवल डोमेन को हटाकर ही पहुंचा जा सकता था। मैं अब घोस्ट डोमेन हटाने जा रहा हूं। हमले के लिए तैयार रहो, रोहित ने चेतावनी दी। मैं खतरे का पहले ही पूर्वाभास कर सकता हूं। कपिल तनाव में आ गया और उसने रोहित के कपड़े कसकर पकड़ लिए। जैसे ही घोस्ट आई बंद हुई, आसपास की लाल रोशनी गायब हो गई। अंधेरे ने उन्हें घेर लिया। रोहित ने अपनी विशेष हाई पावर टॉर्च जलाई। जब रोशनी की किरण सामने वाले हिस्से पर पड़ी तो वह खिड़की गायब हो गई। उसकी जगह एक गहरा, लंबा गलियारा दिखाई देने लगा। एक ऐसा रास्ता जो होटल के नक्शे में मौजूद ही नहीं था, डरावने तरीके से उसके सामने प्रकट हो गया था। अध्याय 355, गलियारे का संकट। टॉर्च की किरण ने सामने के अंधेरे को चीर दिया। उनके सामने एक धुंधला और गहरा रास्ता दिखाई दिया जो अंधेरे की उन गहराइयों तक जा रहा था जहां रोशनी भी नहीं पहुंच पा रही थी। इस रास्ते के मुहाने पर खड़ा होना ऐसा लग रहा था मानो साक्षात नर्क के द्वारों पर खड़े हों। एक अनजानी सी सिहरन ने बिना बताए उनके शरीरों को जकड़ लिया था। खासकर गलियारे के दोनों ओर के बंद दरवाजों ने हर मोड़ पर संकट का संकेत दिया। उन्हें डर था कि चलते समय उनमें से कोई भी दरवाज़ा अचानक खुल सकता है और कोई भयानक रूह बाहर निकल सकती है। भले ही हर कमरा सुरक्षित हो, लेकिन एक बात निश्चित थी, एक भूत अभी अभी आगे दिखा था और टैमनी की घोस्ट साउंड से टकराया था। लेकिन इस जगह से वह भूत अभी दिखाई नहीं दे रहा था। वह चीज़ अभी भी अंदर ही कहीं छिपी थी। ऐसी स्थिति में माइकी, टैमनी और कपिल सभी बेहद तनाव में थे। उनकी आंखों में साफ डर झलक रहा था। केवल रोहित जैसा व्यक्ति जिसने एस लेवल के हंग्री घोस्ट को कैद किया था, ऐसी अलौकिक घटनाओं के सामने शांत रह सकता था। आगे बढ़ो, रोहित की आवाज़ धीमी थी। उसने घोस्ट डोमेन नहीं खोला था, लेकिन पास की किसी भी हलचल पर नज़र रखने के लिए अपने माथे पर घोस्ट आई को सक्रिय रखा था। बाकी लोग कुछ नहीं बोले। ऐसे समय में उनकी आवाज़ करने की हिम्मत नहीं हुई। उन्हें डर था कि कहीं उनकी आवाज़ भूत के हमले के पैटर्न, किलिंग पैटर्न को सक्रिय न कर दे और उसका ध्यान उनकी ओर न खींच ले। उन्होंने उस गलियारे की सीमा को पार किया जो किसी वर्जित क्षेत्र जैसा लग रहा था और नर्म कालीन पर कदम रखा। आसपास का सन्नाटा इतना गहरा था कि उन्हें केवल अपनी भारी सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। रोहित ने बगल की दीवार को छूकर देखा और फिर हाथ सूंघने के लिए नाक के पास लाया। वह साफ थी, बिना किसी अजीब गंध के। ये सफाई डरावनी थी, वहां धूल का एक कण तक नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लगातार इसकी देखभाल कर रहा हो। गंध न होने का मतलब था कि इस गलियारे में हाल ही में कोई मरा नहीं था, या कम से कम खून खराबे वाली कोई घटना नहीं हुई थी। हम पहले कमरे के पास से गुजरने वाले हैं। रोहित की निगाहें तेज हो गईं और उसने टॉर्च उस कमरे की दिशा में घुमाई। कमरे का दरवाज़ा स्थिर था, उसके खुलने के कोई संकेत नहीं थे। वह चलता रहा। सावधान रहना, माइकी ने थूक घोंटते हुए फुसफुसाकर चेतावनी दी। उसने देखा कि रोहित की चाल कितनी सामान्य थी। वह बिल्कुल भी तनाव में नहीं लग रहा था। उसे डर था कि रोहित शायद पर्याप्त सावधानी नहीं बरत रहा है। रोहित ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया और जल्द ही पहले कमरे के पास पहुंच गया। दरवाज़ा पुराने यूरोपीय शैली का था और उसकी पेंट उखड़ रही थी। दरवाजे के ऊपर तांबे का एक नंबर टंगा था, 1। रोहित को कमरा नंबर 13 की तलाश थी, इसलिए उसे आगे बढ़ना था। जिज्ञासावश रोहित ने दरवाजे को धक्का देकर देखने की कोशिश की कि अंदर क्या है, लेकिन पूरी ताकत लगाने पर भी दरवाज़ा टस से मस नहीं हुआ। उसे लगा जैसे वह दरवाजे को नहीं बल्कि दीवार को धक्का दे रहा हो। खुल नहीं रहा, या इसके लिए कोई विशेष तरीका चाहिए। रोहित की आंखों में चमक आई। उसे लगा कि वह अपनी शक्तियों से इसे खोल सकता है, लेकिन चूंकि उसका लक्ष्य कमरा नंबर 13 था, उसने समय बर्बाद नहीं किया। वे तेजी से कमरा नंबर 2, 3, 4 के पास से गुजरे। रोहित, क्या तुम ये हरकतें बंद करोगे? मैं डर के मारे रोने वाला हूँ, माइकी ने कहा। जब उसने रोहित को दरवाजे खोलने की कोशिश करते देखा तो डर के मारे उसकी टांगें जवाब देने लगीं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसी स्थिति में भी रोहित ऐसा जोखिम उठा रहा है। मैं इस जगह को थोड़ा और समझना चाहता था। ये जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि यह सार्थक है, रोहित ने शांति से कहा। उसकी अंतरात्मा कह रही थी कि पिंकू के यहाँ छिपने की कोई खास वजह है। हम आगे पहले चौराहे इंटरसेक्शन को पार करने वाले हैं, टैमनी ने अपने प्लेयर की आवाज़ कम करते हुए टाइप किया। मेरी भूतिया आवाज़ का सामना पहले यहीं एक भूत से हुआ था।
जब वे 9वें कमरे तक पहुंचे तो सामने एक छोटा सा चौराहा आया। दाएं और बाएं दोनों तरफ गलियारे अंधेरे में जा रहे थे और वहां भी बंद दरवाजों की कतारें थीं। रोहित जिस कमरा नंबर 13 को ढूंढ रहा था वह बस कुछ ही मीटर दूर सामने था। लेकिन उस चौराहे पर सब ठिठक गए। टॉर्च की रोशनी में नीचे गहरे लाल कालीन पर काले पदचिन्ह साफ दिख रहे थे। कुछ निशान कमरा नंबर 13 की ओर जा रहे थे, जबकि कुछ दोनों तरफ के अंधेरे गलियारों में फैल रहे थे। ये निशान ताज़ा हैं, कपिल ने गौर किया। रोहित ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, वाकई ताज़ा हैं, जैसे कोई अभी अभी यहाँ से गुजरा हो। निशान इतने बिखरे हुए हैं कि यह पता लगाना मुश्किल है कि भूत किस दिशा में गया। अगर हमारे काम के दौरान वह रास्ता रोक ले तो बुरा होगा, क्योंकि वापस जाने का रास्ता एक ही है। ये कहकर उसने अपनी गति बढ़ाई और सीधे कमरा नंबर 13 की ओर चल दिया। जल्द ही वे 10 और 11 नंबर कमरों को पार कर गए। सामने एक दरवाज़ा था जिस पर कोई नंबर नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर नंबर हटा दिया हो। रोहित ने अपनी जेब से तांबे का वह नंबर निकाला जिस पर 13 लिखा था। उसने उसे दरवाजे के निशान पर रख कर देखा, वह बिल्कुल फिट बैठ गया। वह घोस्ट कैबिनेट कैसी चीज़ है जो यहाँ के कमरों के नंबर तक ले जा सकती है? रोहित के मन में एक अनजाना डर पैदा हुआ। यही वह जगह है। कपिल ने कमरे की ओर देखा, हमें पहले भविष्य देख लेना चाहिए। रोहित ने कपिल का सुझाव टाल दिया, वह उसकी शक्ति को आखिरी समय के लिए बचाना चाहता था। उसने घोस्ट शैडो का उपयोग किया। उसके पैरों के पास की परछाई गाढ़ी होकर उठने लगी और एक बिना सिर वाली काली छाया सबके सामने खड़ी हो गई। माइकी इस खौफनाक छाया को देखकर कांप उठा। तैयार हो जाओ, मैं दरवाज़ा खोलने जा रहा हूँ, रोहित ने चेतावनी दी और छाया को दरवाजे से चिपका दिया। परछाई ने आसानी से वह दरवाज़ा खोल दिया जिसे शारीरिक बल से नहीं खोला जा सकता था। चर्र, दरवाज़ा खुलने की आवाज़ गूंजी। लेकिन उसी पल जैसे ही पीछे खड़े माइकी की टॉर्च की रोशनी पीछे वाले चौराहे के कोने पर पड़ी, उसके रोंगटे खड़े हो गए। वहाँ एक आकृति खड़ी थी, एक लंबा और अकड़ा हुआ शरीर। वह बिना किसी भाव के सामने देख रहा था। उसकी आंखें सड़ रही थीं और उनसे बदबूदार तरल पदार्थ टपक रहा था। वह किसी चलती फिरती लाश की तरह भारी कदमों से चल रहा था। टॉर्च की रोशनी का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वह रोहित और बाकी लोगों की परवाह किए बिना आगे बढ़ रहा था। क्या ये चला जाएगा? माइकी के हाथों में पसीना आ गया। वह आकृति चौराहे के ठीक बीच में आकर अचानक रुक गई। वह बिल्कुल स्थिर हो गई। रोहित, माइकी आतंक में चीखा। अध्याय 356, मृत्यु की भविष्यवाणी। रोहित ने अभी अभी घोस्ट शैडो का उपयोग करके उस मजबूती से बंद दरवाजे को खोला था। उसका पूरा ध्यान इस बात पर था कि दरवाजे के उस पार क्या है, और उसने अपने आसपास के वातावरण पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया था। बेशक उसे भरोसा था कि उसके साथ मौजूद लोग सतर्क रहेंगे। हालांकि माइकी की अचानक निकली चीख ने उसके दिल को जोर से झकझोर दिया। सहज रूप से उसे एहसास हुआ कि पास में कुछ गड़बड़ है। एक पल में उसकी कई घोस्ट आइज खुल गईं और उसका ध्यान तुरंत पास के गलियारे पर चला गया। रोहित की पुतलियां सिकुड़ गईं। उस धुंधले गलियारे में जहां से वे अभी गुजरे थे, उस चौराहे पर जहां काले पदचिन्हों का जाल बिछा था, एक लंबा सांवला आदमी खड़ा था। उसके शरीर से सड़न की तीव्र दुर्गंध आ रही थी। वह बिल्कुल अकड़ा हुआ सामने की ओर देख रहा था, जिससे उन्हें उसकी एक तरफ की रूपरेखा प्रोफाइल दिखाई दे रही थी। इस समय माइकी, जिसने सबसे पहले उस आदमी को देखा था, टॉर्च पकड़े हुए था और डर के मारे बुरी तरह कांप रहा था। भले ही माइकी एक घोस्ट कंट्रोलर था, लेकिन उसने बहुत कम अलौकिक घटनाओं का सामना किया था और उसके पास ऐसे मामलों को सुलझाने का अनुभव नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। आखिर भूतों को मारा नहीं जा सकता। क्या ये वही भूत है जिसका जिक्र टैमिनी ने पहले किया था? रोहित का चेहरा बेहद गंभीर हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह चीज़ इतने गलत समय पर सामने आएगी। कितनी खराब किस्मत है। रुको, कुछ तो गलत है। वह भूत कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा था? भले ही उनके बीच केवल 10 मीटर की दूरी थी, फिर भी न तो रोहित और न ही माइकी पर हमला हुआ था। इसका मतलब था कि अभी तक उन्होंने उस भूत के हमले के किलिंग पैटर्न को सक्रिय नहीं किया था। कपिल भी तब तक मुड़ चुका था और गलियारे में खड़े उस भूत को देख रहा था। वह डर के मारे तुरंत रोहित के पीछे छिप गया, जबकि टैमिनी ने अनजाने में अपना मुंह ढक लिया और पीछे हटने लगी। अगर रोहित शांत न होता तो ये दोनों अब तक घबराकर भाग चुके होते। रोहित, अब हम क्या करें? माइकी कांपते हुए पीछे हटा, उस चीज से दूरी बनाने की कोशिश करते हुए। शांत रहो, वह भूत शायद बस यहाँ घूम रहा है और जरूरी नहीं कि वह हमें मारने का लक्ष्य बना रहा हो। अब तक मैंने जो देखा है, उस आधार पर इस होटल के भूत अंधाधुंध हत्या करने वाले नहीं लगते, वरना ज़ेड शहर में मरने वालों की संख्या इतनी कम नहीं होती। रोहित ने दबी आवाज में कहा। अभी उसकी चिंता मत करो।
मेरे पीछे कमरे के अंदर चलो, शायद इस तरह हम उस चीज से बच सकें। हम एक साथ दो घटनाओं को संभालने की स्थिति में नहीं हैं। खतरे के इस पल में भी रोहित ने कमरा नंबर 13 के अंदर जाने का चुनाव किया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, अंदर कोई रोशनी नहीं थी, बस घुप अंधेरा और सीलन भरी बदबू, जैसे वह बहुत समय से बंद हो। मेरे साथ अंदर आओ। रोहित ने अपनी घोस्ट आई से अंदर झांका। कमरा पुराना था, लेकिन तुरंत कोई असामान्यता नहीं दिखी। न तो वहां भूत का कोई निशान था और न ही पिंकू का। कपिल, रोहित के कपड़े पकड़े हुए, तुरंत अंदर खींचा चला गया। घबराहट में टैमनी भी उसके पीछे हो ली। हम बस ऐसे ही अंदर जा रहे हैं, अगर अंदर कोई खतरा हुआ तो। माइकी विरोध करना चाहता था, लेकिन जब उसने देखा कि वह अकेला उस भूत के साथ बाहर रह जाएगा, तो वह भी तेजी से अंदर घुसा और तुरंत दरवाज़ा बंद कर लिया। अंधेरे कमरे में केवल उनकी टॉर्च की रोशनी दिख रही थी। माइकी दरवाजे से सटकर खड़ा हो गया, प्रार्थना करते हुए कि कोई चीज़ उनके पीछे न आए। कमरा फिलहाल सुरक्षित लग रहा है, रोहित ने मुआयना करने के बाद कहा। लेकिन यहाँ कुछ तो अजीब होगा, इसलिए सावधानी मत छोड़ना। तो अब क्या? मत भूलो कि बाहर एक भूत खड़ा है, माइकी ने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा। रोहित ने उसे नज़रअंदाज किया और कपिल की ओर मुड़ा। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? कपिल ने आंखें फाड़कर पूछा। मुझे भविष्य जानना है। मुझे ये जानना है कि क्या बाहर वाला भूत हम पर हमला करेगा और इस कमरे में क्या होने वाला है। परिणाम पहले से जान लेना ही सबसे अच्छा तरीका है, रोहित ने गंभीरता से कहा। कपिल की शक्ति का उपयोग करने का ये सबसे सही समय था। कपिल ने झिझकते हुए सहमति दी। वह खुद भी डरा हुआ था और जानना चाहता था कि आगे क्या होगा। जल्दी करो, हम खतरे में हैं, माइकी ने बेचैनी से कहा। चुप रहो, रोहित ने उसे ठंडी नज़रों से घूरा। मुझे तुम जैसे लोग पसंद नहीं जो मदद तो नहीं करते, बस दूसरों का हौसला तोड़ते हैं। तुम डरे हुए हो, तुम एक वयस्क हो, वह सिर्फ 10 साल का बच्चा है और वह भी उतना ही झेल रहा है जितना तुम। अगर तुमने माहौल खराब करना जारी रखा तो मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। जल्द ही कपिल ने अपनी शक्ति सक्रिय की। उसका छोटा सा चेहरा पीला पड़ गया और उसके आसपास एक रहस्यमयी, डरावनी ऊर्जा महसूस होने लगी। आंखें बंद किए हुए कपिल के दिमाग में एक अलग ही दृश्य उभरा। वह रोहित के साथ इस कमरे की जांच कर रहा था। उन्होंने पहले बाथरूम खोला, वह खाली था। फिर उस भविष्य में उन्होंने मिलकर बेडरूम का दरवाज़ा खोला। उस पल कपिल के चेहरे पर सदमा दिखा। उसने कमरे में लोगों को देखा। वे लोग अजीब तरीके से बिस्तर पर बैठे थे, खड़े थे, लेकिन उन सबके चेहरों पर कोई नक्श नहीं थे। उनके चेहरे बिल्कुल चिकने और सपाट फीचरलेस थे। जैसे ही कपिल ने भविष्यवाणी जारी रखने की कोशिश की, एक भयानक परिणाम सामने आया। भविष्य में कपिल का शरीर अचानक जमीन पर गिर पड़ा और उसका सिर उसकी गर्दन से अलग होकर नीचे गिर गया, जैसे किसी चीज ने उसे काट दिया हो। खून हर तरफ फैल गया। भविष्य में कपिल मर चुका था। उस दृश्य से घबराकर कपिल चिल्ला उठा और फूट फूट कर रोने लगा। क्या हुआ? तुमने क्या देखा? रोहित ने उसका हाथ पकड़ा। मैं मरने वाला हूँ। रोहित, मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता। कपिल सिसक रहा था। डरो मत, शांत हो जाओ। पिछली बार भी तुमने अपनी मौत देखी थी और तुम चीख रहे थे, याद है? मुझे बताओ कि चीख क्या हुआ, रोहित ने पूछा। कपिल ने सब बताया। वह कमरा बिना चेहरे वाले लोगों से भरा था और जैसे ही उन्होंने बेडरूम का दरवाज़ा खोला, उसका सिर अचानक धड़ से अलग हो गया। उसके बाद दृश्य खत्म हो गया। रोहित की भौहें गहराई से तन गईं। प्रक्रिया सीधी थी लेकिन बहुत ही अजीब। बस इतना ही। क्या तुमने कोई भूत प्रकट होते देखा? रोहित ने पूछा। पिछली बार कपिल की मौत के पीछे एक विशेष भूत का हाथ था, लेकिन इस बार कोई भूत नहीं दिखा, बस एक दरवाज़ा खोलना और उसके तुरंत बाद मौत।